कुछ डेफिनेशन है वो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहला है फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हाँ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इसको हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी हमारा रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में हमारे क्या होंगे, अभिकारक होंगे, जिनको बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जितना द्रव्यमान कितना होगा अभिकारकों का उतना ही हमारे पास उत्पादों का। अगर रिएक्शन पूरा हो गया, सारे सारे अभिकारक पूरे खत्म हो जाते हैं, तो जितना अभिकारक है उतने ही क्या बनने चाहिए, प्रोडक्ट बनने चाहिए, उत्पाद बनने चाहिए। ठीक है, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, एक रिएक्शन में, एक अभिक्रिया में, एक अभिक्रिया में जितने एक अभिक्रिया में जितने की जगह लिखेंगे जितना, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का कम खत्म होगा, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का बनेगा। ठीक है, जितना अभिकारक खत्म होगा उतना ही द्रव्यमान क्या होगा, उत्पादों का बनेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2 गैस है ना, दो मॉलिक्यूल H2 गैस के, दो अणु H2 गैस के एक O2 गैस के अणु के साथ में क्या करते हैं, दो H2O के अणु बनाते हैं। अगर हम बोले रिएक्शन में, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कि H2 प्लस हाफ O2 क्या हो जाएंगे, H2O बनाएंगे। अगर हम 2 ग्राम क्या लें, H2 ले, और 16 ग्राम O2 ले, ठीक है, तो टोटल जो H2 बनेगा, अगर ये खत्म हो गए है ना पूरी तरह, तो जो ये बनेगा ये कितना बनेगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, अभिकारक हमने कितने लिए, 2 + 16 18, तो जो H2 बनेगा वो भी कितना बनेगा, 18 ग्राम बनेगा। अगर हमने ये कितना लिया, ये 4 ग्राम लिया और ये 32 ग्राम लिया, तो ये जो बनेगा वो भी कितना बनेगा, 36 ग्राम बनेगा इनसे। तो जितना अभिकारकों का द्रव्यमान
खत्म होता है उतना ही मिलके क्या होता है, उत्पादों का बनता है। तो हम एक उत्पाद की नहीं बता रहे, है ना, पूरा सब सारे उत्पादों को मिला के सबकी बता रहे हैं। तो जितना जितने भी अभिकारक है सबके द्रव्यमान जो खत्म हो रहा है उसको जोड़ दो, और जितना उत्पादों का द्रव्यमान है, जितने भी उत्पाद है सबके द्रव्यमान को जोड़ दो, तो दोनों का जो सम होगा, योग होगा, वो क्या होगा, समान होगा। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो द्रव्यमान हमारा क्या होता है, संरक्षित रहता है, हम द्रव्यमान को खत्म नहीं कर सकते। वैसे ये सही नहीं है नियम, क्योंकि कुछ द्रव्यमान क्या हो सकता है, रिएक्शन में खत्म होके ऊर्जा में बदल सकता है ना। तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन थोड़े बहुत को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो नियम है उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन। सेकंड जो रूल है उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का कंपोजिशन भी लिखा होता है कई बार, तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे स्थिर या नियत स्थिर संगठन का नियम। स्थिर या नियत संगठन का नियम। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी हमारे पास अणु है ना, तो जो अणु है या जो यौगिक है उसमें जितने परमाणु का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। चाहे जो अणु या यौगिक है वो हम कैसे भी बना ले, किसी भी स्रोत से उसको बना ले, है ना। तो इसमें लिखिए एक अणु या यौगिक में, एक अणु या यौगिक में परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा नियत रहता है। चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से बनाया गया हो। चाहे स्रोत कोई सा भी होगा, उसका जो अनुपात होगा द्रव्यमान का वो क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे अगर हम बात करें H2O के पानी की बात करें, तो H2O में क्या होगा, हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम बोले हाइड्रोजन बटा ऑक्सीजन का अनुपात, तो ये हो जाएगा 2/16 1:8। तो चाहे जो पानी है वो आप, है ना, नदी से लेके आओ, समुद्र से लेके आओ, या है ना बर्फ से, कोई सा भी पानी हो, किसी का भी पानी हो, है ना, कहीं से भी आओ, है ना, तो वे नहीं देख रहे कि हम नाले का पानी हो, गंदा पानी हो, उसमें तो चेंज हो जाएगा कंपोजिशन। हम साफ पानी की बात करें, साफ पानी हम कहीं से भी लेके आए तो उसमें क्या रहेगा,
कि पानी में हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात वो क्या रहेगा हमेशा 1:8 रहेगा, चाहे हम पानी हो किसी भी स्रोत से बना हो ना, चाहे आरओ वाटर से लेके आओ या नॉर्मल वाटर है, मिनरल वाटर है, कहीं से भी हम लेके आए उसमें अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। तो एक बार जो अणु बन गया है ना, प्रकृति में जो एक बार अणु बन गया वो हमेशा क्या रहता है, वैसा को वैसा रहता है, टाइम के साथ बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि टाइम के साथ H2 का जो फॉर्मूला वो बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। हाँ, तो वो पानी के साथ कुछ और होगा, लेकिन पानी का अनुपात है, पानी में ओनली यही रहेगा अनुपात। या हम बोल सकते हैं जो परमाणु है उनका अनुपात क्या रहेगा, एक यौगिक में समान रहेगा। ठीक है, क्या सिंपल था। उसके बाद 3rd नंबर पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो इसको हिंदी में बोलेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि अगर हम कोई भी दो परमाणुओं की रिएक्शन कराएं तो उनसे अलग अलग प्रकार के अणु बन सकते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रकार के अणु बनेंगे उसमें मान लो एक परमाणु है वो दूसरे परमाणु के साथ रिएक्शन करता है और अलग अलग प्रकार के परमाणु बनाता है, तो उसमें जो उनका द्रव्यमान का अनुपात रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक सरल पूर्णांक संख्या रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे, जब दो तत्व आपस में, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, रिएक्शन अभिक्रिया करके, संयोग करके दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो इनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, उनका अनुपात एक सरल अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक परमाणु है तो एक परमाणु उसका तो द्रव्यमान समान ही रहेगा, लेकिन दूसरे का क्या होगा, बार बार बदलता रहेगा। तो जो बदल रहा है ना, उसका द्रव्यमान का अगर अनुपात देखे तो अनुपात क्या आएगा, एक सरल अनुपात आएगा, है ना। तो जैसे देखिए कार्बन की रिएक्शन अगर हम करा दें ऑक्सीजन के साथ में, है ना,
कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा, या तो बनेगा CO या बनेगा CO2। तो कार्बन का तो 12 ग्राम ही यूज हो रहा है। देखो दोनों में कितना कार्बन है, 12 ग्राम ही, फेक नहीं है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। कार्बन का एक मोल का अगर द्रव्यमान देखे तो कितना होगा, 12 ग्राम होगा। लेकिन ऑक्सीजन का कितना आ रहा है यहाँ पे, 16 ग्राम आ रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो एक का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन का जो दूसरा जो तत्व है जिसका अलग अलग द्रव्यमान आ रहा है, कार्बन का तो सेम ही है, लेकिन जो दूसरा तत्व है, दूसरा तत्व कौन है, ऑक्सीजन, उसका जो अलग अलग अनुपात आ रहा है, अलग अलग द्रव्यमान हम ले रहे हैं, उन द्रव्यमानों का अनुपात देखेंगे तो क्या रहेगा, एक सरल अनुपात रहेगा, 1:2, 2:1, इस टाइप से सरल अनुपात रहेगा। तो यहाँ पे देखो 16:32 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1:2। ऐसे पॉइंट में नहीं आएगा, जो अनुपात आएगा एक सरल अनुपात आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक होता है ठीक है, ये सारे रूल है। तो इन सब में वैसे कोई हमारे काम में आएगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है ना, बोर्ड वगैरह में आते हैं, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आते ना, तो इनका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो आगे हम जाके रिएक्शंस अगला अपना अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस का। तो रिएक्शंस पहला पार्ट आ गया सिंपल। पहले पार्ट में हमने क्या देखा, कोई भी एक सिंगल परमाणु दे, उसका भार दे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, या एक पूरा यौगिक देके, अणु देके उसमें परमाणुओं की संख्या वगैरह पूछ सकता है, परमाणुओं का भार वगैरह पूछ सकता है, ये सारी कैलकुलेशन कर लिया। दूसरा होगा अगर हमारे पास क्या हो, बैलेंस रिएक्शन हो, तो बैलेंस रिएक्शन से क्या करेंगे, अगर अभिकारक के बारे में इंफॉर्मेशन दिए तो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, रिएक्टेंट के बारे में देखिए पूछ सकता है कि इसके लिए कितने अभिकारकों की हमें क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नहीं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मोल मोल कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ मोल मोल गणना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम
बार बार के रूप में गणना करते हैं, लेकिन वो वाला बहुत डिफिकल्ट मेथड है। तो मोल मोल वाला सबसे आसान होता है। तो आगे जो भी हम सीखेंगे मेनली कौन सा सीखेंगे, मोल मोल के अंदर। अगर कुछ भी हो दिया होगा तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, मोल में सोल्व करके फिर दूसरी इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो ये आपको एक बैलेंस समीकरण दी होगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, बैलेंस जो हमारा समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण होता है, उसके पहले आपको वो पढ़ा दिया हमने, मूलानुपाती सूत्र और मोल संरचना सूत्र नहीं पढ़ा है, तो उसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो देखो संरचना सूत्र क्या होता है। संरचना सूत्र को इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणु सूत्र बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अणु सूत्र बोलेंगे ना, संरचना सूत्र अलग होगा। अणु सूत्र, तो अणु सूत्र का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, देखो एक अणु में उपस्थित, एक अणु में उपस्थित उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का निरूपण, परमाणुओं की वास्तविक संख्या का निरूपण। वास्तविक संख्या का निरूपण को अणु सूत्र कहते हैं। निरूपण का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो जो वास्तविक संख्या होगी उसको प्रदर्शित करेगा तो उसको हम बोलेंगे अणु सूत्र। जैसे अगर एग्जांपल लें, तो हमारा दिया हुआ है C6H12O6, है ना, शुगर होती है हमारा, शुगर या ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। हाँ, ग्लूकोज का संरचना अलग होती है। तो ये इसका हो गया अणु सूत्र C6H12O6। इसमें कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो जितने भी एक्चुअल में वास्तविक में जितने परमाणु होते हैं उनकी सबकी हमने संख्या को लिखा है, तो उसको हम बोलेंगे अणु सूत्र। उसके बाद दूसरा जो हमारा परिभाषा होगा, डेफिनेशन होगा, वो हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल, एम्पिरिकल से नहीं है।
सही तो था। EM एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसमें देखो ये क्या बताएगा, एक अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं एक अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज का, तो C6H12O6 हो जाएगा। अब इसमें इसको हम और फर्दर सरल सूत्र में देख सकते हैं। यहाँ पे जो अनुपात है कितना आ रहा है, 6:12:6 आ रहा है। इसको हम और सरल कर सकते हैं। और सरल कैसे कर सकते हैं, 1:2:1। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2O। तो जो CH2O है इसको हम बोलेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। और जो पूरा पूरा होगा उसको वास्तविक संख्या को जो बताएगा उसको बताएंगे अणु सूत्र। ठीक है, हाँ। और ये CH2O हाँ, जो सरल सबसे सरल सूत्र होगा, सरल अनुपात होगा, उसको हम बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र या इंपिरिकल फॉर्मूला। तो कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया होता है इस टाइप से, आपको द्रव्यमान वगैरह दिया होगा, है ना, किसी भी कोई यौगिक का हमारा, उसमें जो अणु है उनका, उनके द्रव्यमान का प्रतिशत आपको दिया होगा। और उससे क्या निकालना पड़ेगा आपको, या तो मूलानुपाती सूत्र निकालना पड़ेगा या फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो संरचना सूत्र है, अणु सूत्र है, पूरा पूरा वो निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे बोल दे कि जो हमने यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र निकाला है उसमें हमने क्या किया, 6 से भाग दे दिया। अगर मूलानुपाती सूत्र पता हो, वापिस हमें क्या निकालना हो, अणु सूत्र पता, 6 से गुणा कर देंगे। तो हमें एक n का जो फैक्टर होगा उससे करना पड़ेगा। इसके जो द्रव्यमान होगा, इसके द्रव्यमान को हम क्या बोल देंगे, इंपिरिकल वेट, मूलानुपाती द्रव्यमान। जिसको शॉर्ट में हम EW बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो मोलर मास होता ही है, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, है ना, MW। तो अगर हमें EW निकालना है तो क्या करेंगे हम, जो हमें MW दिया हुआ है उसमें क्या कर दूँ, n का भाग दे दो। n एक क्या होगा, एक नंबर होगा जो सबको क्या करेगा, एक सरल सूत्र में बदल देगा ना सब। ऐसा सबसे अधिकतम नंबर होना चाहिए, अधिकतम संख्या होनी चाहिए जो सबको क्या करे, सरल सूत्र, सरल अनुपात में कन्वर्ट कर दे, है ना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो लिख लो, इसका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखो एक कितना आपको लिखना है, एक रासायनिक यौगिक में परमाणुओं के द्रव्यमान निम्न है। इसमें दिए कार्बन है वो कितना दिए 40.684%। पूरा जो यौगिक है उसका पूरा बाहर निकाले, उसमें 40.684% कौन होगा, कार्बन होगा। हाइड्रोजन होगा इसमें 5.085 तथा जो ऑक्सीजन है वो है 54.228%। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 118 ग्राम पर मोल है तो आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट है, क्या ज्ञात करना है, पहला पार्ट है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। दूसरा चीज जो ज्ञात करना वो है अणु सूत्र। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इसमें कराता हूँ, बाकी बाद में आपको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, जो द्रव्यमान है उसका अनुपात दिया होगा, है ना। तो यहाँ दिया होगा वेट का अनुपात, वेट परसेंट। द्रव्यमान का अनुपात दिया, किस किस का दिया, कार्बन का दिया, हाइड्रोजन का दिया और ऑक्सीजन का दिया। कार्बन का कितना दिया 40.4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना दिया 5.085 और ऑक्सीजन का कितना दिया 228। अब जो द्रव्यमान, इसको ऐसे मान लेंगे अगर पूरा यौगिक का द्रव्यमान 100 ग्राम होता तो उसमें से 40.684 कार्बन होता, 5.085 कौन होता, हाइड्रोजन होता और 4.228 कौन होता, ऑक्सीजन होता। ठीक है, तो हमें द्रव्यमान से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना। और संख्या क्या होता है, मोल का होता है ना। संख्या में मोल आता नहीं आता, तो हमें द्रव्यमान को किसमें बदलना पड़ेगा, मोल में बदलना पड़ेगा। और मोल का फॉर्मूला क्या था, जब भी द्रव्यमान दिया तो क्या करते हैं, मोल द्रव्यमान से भाग देते हैं ना। जब द्रव्यमान दिया हो तो मोल निकालने के लिए भाग देना है हमेशा, मोल निकालने के लिए हमेशा भाग देना है। संख्या दिया हो तो अवगाद्रो संख्या से भाग देंगे, आयतन दिया हो तो 22.4 से भाग देंगे, और द्रव्यमान दिया हो तो मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, एक कार्बन का तो 12 होता है ना, तो 12 का भाग दे देंगे इसमें, इसमें 1 का भाग दे देंगे और इसमें एग्जैक्टली सोल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली आपको देखना है कितना आएगा। तो इसमें 12 का भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पॉइंट सोल्व करके बताओ, 3.38, ये आ जाएगा
5.085 और ये आ जाएगा ये 3.8 के आसपास ही आएगा शायद, है ना। तो यहाँ से एक नंबर आ जाएगा, वो पॉइंटों में आएगा ना। तो इसमें से क्या करना है, जो सबसे छोटा संख्या हो उसको बाकी सब में भाग दे दो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 3.38। तो इसका भाग बाकी सब में दे दो, तो 3.38 बटा 3.38, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.085 बटा 3.38, और यहाँ पे आ जाएगा 3.38 बटा 3.38। तो यहाँ तो हो गया 1, यहाँ कितना आएगा बताओ मेरे को, यहाँ भी 1 हो जाएगा, दो तो नहीं आएगा, दो तो करके बताओ, सही से करके देखो। 1.5 के आसपास आ रहा है मेरा, देखो बाकी लोग देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। तो अनुपात 1.5 आ गया। तो जो अभी एक अनुपात 1.5 अनुपात 1 आ गया, अभी ये सरल अनुपात नहीं है, तो इसको क्या करना है, एक सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है। सरल अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो तीनों को एक समान संख्या से गुणा कर दो। तो किससे गुणा करें, सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है ताकि ये सरल अनुपात में बदल जाए। 2 से कर दें तो यहाँ कितना जाएगा, 2 3 2। तो ये जो आएगा ये आएगा मोल का अनुपात, और मोल का अनुपात ही क्या होगा, परमाणु का अनुपात होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक सूत्र मिलेगा, उस वो सूत्र क्या बताएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र में कार्बन कितने आ रहे हैं, 2, तो ये हो जाएगा C2। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3, तो हो जाएगा C3। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2, तो हो जाएगा C2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ये C2H3O2। ठीक है। उसके बाद अब हमें निकालना है अणुसूत्र। अणुसूत्र में क्या करेंगे, हमें n निकालना पड़ेगा कि इसको कितने से गुणा करें ताकि अणुसूत्र आ जाए। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो इंपिरिकल वेट है, मोलानुपात सूत्र का जो द्रव्यमान है वो निकाल लेंगे। तो EW बताओ कितना आ जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3 प्लस 16 गुना 2, तो कितना आता है, कितना आएगा, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 32, 27 प्लस 32 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 59। तो 59 ग्राम आ गया। तो n कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए हमारे पास जो मोलर द्रव्यमान दिया हुआ उसको इंपेरिकल जो वेट है, इंपेरिकल मोलानुपाती सूत्र का जो द्रव्यमान उससे भाग दे देंगे। तो ये कितना दिया है, 118 दिया है, नहीं दिया किसी ने, 118 बटा 59, तो कितना आ जाएगा 2। n का मान 2 आ गया। इसका मतलब अणुसूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H3O2 है, इसको क्या कर दो
2 से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, H6 हो जाएगा और O4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा अणु सूत्र। ठीक है, समझ में हमने क्या किया है इसमें? अरे समझ में हमने किया क्या है यहाँ पे? सबसे पहले द्रव्यमान दिया हुआ, द्रव्यमान से हम सोल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, हमें क्या करना पड़ेगा, मोल का निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मोलर द्रव्यमान होता है उससे भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो पहली बार जो संख्या आएगी वो पॉइंटों में आएगी, तो उसको सरल अनुपात तक लेके जाना। सरल अनुपात तक कैसे लेके जाएंगे, तो सबसे छोटा संख्या है उसका भाग दे दो बाकी सब में, तो फिर से या तो सबके सब क्या हो जाएंगे, सरल अनुपात में बदल जाएंगे, या फिर से एक बार पॉइंटों में आएगा, फिर उसको ऐसे संख्या से गुणा कर दो ताकि वो क्या हो जाएगा ना, सरल अनुपात में आ जाए। तो जो सरल अनुपात आएगा वो हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। और अगर अणु सूत्र पूछा है तो आपको अणुभार दिया होगा, है ना, तो अणुभार में क्या कर देंगे, जो हमारा मूलानुपाती सूत्र का भार है उसका भाग दे देंगे, तो हमारा एक n का फैक्टर आ जाएगा, n का पता लग जाएगा कितने से हमें गुणा करना है, तो वो उससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास अणु सूत्र आ जाएगा। बताओ, डाउट है किसी को इसमें? क्लियर सर? तो ये मैंने सोल्व करके आपको बता दिया, अगला क्वेश्चन आपको करना है। एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निम्न है। परमाणु द्रव्यमान का प्रतिशत निम्न है। क्या दिया है, द्रव्यमान का अनुपात ये दिया आपको। जो नाइट्रोजन है उसका प्रतिशत द्रव्यमान दिए 25.94, और ऑक्सीजन है इसका प्रतिशत दिए 74.06। तो ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान का प्रतिशत यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का दिया 25.94, इसका दिया 74.06। अब मोल का अनुपात निकालेंगे हम तो आ जाएगा इसमें 25.94, नाइट्रोजन का होता है 14 से भाग दे देंगे, 74.06 इसको 16 से भाग देंगे, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा 1.85, यहाँ पे आएगा 4.6 के आसपास। अब जो सबसे छोटा नंबर है उसको बाकी सबसे भाग दे दो, तो 1.18 को इससे भाग देंगे, 4.6 को इससे भाग देंगे, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 2.5 के आसपास आएगा। तो इनको सरल सूत्र में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दोनों से क्या मिल जाएगा, 2:5 मिल जाएगा। तो हमारा
मोलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, हो जाएगा N2O5। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो आधी क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में सोल्व करेंगे।